यूनिट 2। ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र कब से प्रारंभ हुआ था? 1763 ईस्वी से। भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण कब हुआ? सन 1854 ईस्वी के चार्टर से। बोर्ड के घोषणा पत्र का अन्य नाम है अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। अब दोनों वुड के घोषणा पत्र में थे 100 अनुच्छेद। भारतीय शिक्षा नीति के विषय में विचार करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसे संसदीय समिति का गठन कब किया गया? सन 1859 में। स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1986 में। सन 1986 में। भारतीय शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार किया था? ब्रिटिश सरकार ने। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? चार्ल्स वुड ने। वुड के घोषणा पत्र के क्या कारण थे? देश में अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ती मांग, शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए नई शिक्षा संख्याओं की स्थापना। उपरोक्त सभी वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों एवं सुझाव क्या थे? शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा, शिक्षा संगठन। उपर्युक्त सभी। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभक्त किया गया था? 4 स्तर में। वुड के घोषणा पत्र की विशेषताओं में शामिल है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, मुस्लिमों की शिक्षा, निस्पंदन सिद्धांत का निरस्त। उपयोग सभी। वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष क्या थे? पाश्चात्य साहित्य की उपेक्षा, धार्मिक शिक्षा पर नीति अस्पष्ट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा। उपयोग सभी। वुड के घोषणा पत्र के तत्कालिक प्रभाव क्या थे? सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ, विश्वविद्यालय की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालिक प्रभाव क्या थे? स्त्री शिक्षा में प्रगति, व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति, अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय। वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए किस भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? देसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, दोनों। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए उसका सार उच्च उत्पन्न करने के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया था? ताराचंद समिति का गठन हुआ था सन 1948 में। सन 1948 में ताराचंद समिति संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सन 1949 में। ताराचंद समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दिए गए सुझाव थे 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश माध्यमिक शिक्षा के आधार पर हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 23 सितंबर 1952 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के सदस्य थे डॉक्टर कालूलाल, जॉन क्रिस्टी, श्रीमती हंसा मेहता। उपयुक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। माध्यमिक स्कूलों के विषयों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देना, माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, माध्यमिक शिक्षा को पर्याप्त समस्याओं का पता लगाना तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को कब प्रेषित किया था? 29 अगस्त 1953 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था? 244 पृष्ठों का। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ द्वितीय आयोग है माध्यमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग का पहला आयोग है मुदालियर आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विषय में गठित आयोग था हंटर आयोग, सैडलर शिक्षा आयोग, दोनों। माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित आयोग है हंटर आयोग, सैडलर शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग। उपरोक्त सही है। हंटर आयोग सन 1882 में, सैडलर आयोग 1919 में और मुदालियर आयोग 1952। उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों में गुण है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिक्षकों की दशा में सुधार। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए थे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यवसायिक कुशलता में उन्नत, व्यक्तित्व का विकास। उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों में क्या कमियां और गुण दोष सीमाएं थी? बोझिल पाठ्यचर्या, भ्रामक भाषा नीति, माध्यमिक शिक्षा का स्पष्ट संगठन,
उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया? 14 जुलाई 1964 को। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के सदस्य थे PN कृपाल, JF मैकडूगल, JP नामक। उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा नीति तथा शिक्षा के विषय में सोचने समझने के उद्देश्य से किस आयोग का गठन किया? कोठारी आयोग का। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सदस्यों की संख्या 14 थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। विज्ञान भवन में भारतीय शिक्षा आयोग का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1964 को। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए संगठन किया 13 कार्यदलों तथा 7 कार्य समितियों का। भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति कितने पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था? 692 पृष्ठों का। कोठारी आयोग ने अपनी संस्तुतियों में कितने खंडों में विभक्त किया है? 8। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य उत्पादन क्षमता एवं आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र का संरक्षण एवं संवर्धन। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोष, अवगुण, कमियां, सीमाएं: अस्पष्ट प्रशासन, उलझी हुई शिक्षा संरचना, दोषपूर्ण भाषा नीति। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लक्षण: नीति निर्धारक तत्वों का निर्माण, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन, शैक्षिक अवसरों की संपन्नता पर बल। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 6%। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 24 जुलाई 1968 को। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? सन 1984 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभक्त है? 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व में शामिल है शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई? मई 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1884 में कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया गया? नवंबर 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवंबर 1986 में प्रकाशित कार्य योजना नामक दस्तावेज कितने खंडों में विभक्त है? 24 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुणों में शामिल है। यह पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसको पूरी करने की योजना भी साथ प्रस्तुत की गई थी। शिक्षा संरचना 10+2+3 को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया था। सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष, अवगुण, कमियां सीमाओं में शामिल है। उच्च शिक्षा का महंगा होना, संसाधनों तथा योग्य अध्यापकों का अभाव, आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों का शोषण। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रभाव हुआ। सरकारों ने शिक्षा के बजट में वृद्धि कर दी। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी। संपूर्ण भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? सन 1990 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 6 से 8। 1995 तक। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? नवंबर सन 2000 में। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई? सन 1987-88 में। शिक्षक की जवाबदेही का प्रकार है छात्रों के अनुशासन और मूल्यांकन की, शिष्ट एवं अच्छे पूर्ण आचरण की, आदर्श शिक्षक के गुणों से संबंधित। उपरोक्त सभी। शिक्षा के कार्य की संपन्नता के लिए एक निश्चित संगठन चाहिए। कथन किसका? आर्थर मोलमैन का। सिद्धांत विद्यालय का संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। यह वह संरचना जिसमें अध्यापक, छात्र, निरीक्षक एवं अन्य व्यक्ति विद्यालय की प्रक्रियाओं के लिए कार्य करते हैं। H.J. ऑटो का। विद्यालय संगठन के उद्देश्य में शामिल है व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों के अनुशासन लाना, संकुचित मनोवृत्तियों को हटाना। उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन के उद्देश्य में शामिल नहीं है
इनमें से कोई नहीं। जीव के मूल्यों का ज्ञान कराना, जीवन के मूल्यों का ज्ञान, स्कूल को समाज केंद्रित बनाना, विद्यार्थियों के सद्गुणों का विकास करना, उपरोक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं। ट्राइबर्न के अनुसार विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मूल्य प्रवृत्तियों में शोधन, उपरोक्त सभी। पीसी रैन के अनुसार विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं बौद्धिक विकास करना, विद्यार्थियों को लाभान्वित करना, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना, उपरोक्त सभी। विद्यालय संगठन का सिद्धांत है जनतांत्रिक भावों का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना, संकुचित मनोवृत्तियों में परिष्कार करना, उपरोक्त सभी। स्ट्रीट के अनुसार विद्यालय संगठन का सिद्धांत है विद्यार्थियों की योग्यताओं तथा रुचियों का विकास करना, समाज के सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति। और वह दोनों। प्रजातांत्रिक विद्यालय संगठन का सिद्धांत स्वतंत्र चिंतन का भाव भरना चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, विद्यार्थियों में आशावादी भावों का विकास किया जाए, उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन के क्षेत्र में शामिल है प्रधानाचार्य तथा शिक्षक, विद्यालय भवन तथा उपकरण, समय, बालिका एवं विषय, उपरोक्त सभी। सामान्यतः विषय भविष्य में क्या करना है जिससे पहले ही से तय करना नियोजन कहलाता है। विलियम एच न्यूमैन का कथन किसका है? विलियम एच न्यूमैन का। क्या किया जाना है का अग्री निर्धारण ही योजना है, कथन है लिथो हेमैन का। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य है राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना, संस्थागत तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों में समन्वय, संस्था का बहुमुखी विकास एवं प्रगति, उपरोक्त सभी। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं हैं लक्ष्य निर्देशित, उपयोगिता, प्रेरणादायक, उपरोक्त सभी। संस्थागत नियोजन का क्षेत्र है प्रवेश संबंधित योजनाएं, मूल्यांकन संबंधित योजनाएं, अनुशासन संबंधित योजनाएं। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता का कारण है विद्यालय के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को स्पष्टीकरण हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु, संस्था के बहुमुखी विकास तथा उन्नति हेतु, उपरोक्त सभी। नियोजन का सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत, सीमित घटक का सिद्धांत, उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। संस्थागत नियोजन के सिद्धांत हैं उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। संस्थागत नियोजन के लाभ शामिल हैं संस्थागत नियोजन से विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक विकास होता है, इससे विद्यालय तथा बालकों में निकटता आती है, इससे मानवीय प्रयासों पर बल दिया जाता है। ये सभी होंगे। पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम एवं शिक्षण की अवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है, कथन किसका है? विल्स किम्बल का। शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति है, शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया की उन्नति में सहायक है, व्यवसायिक नेतृत्व हेतु प्रोत्साहन करता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है, उपरोक्त सभी। हरमैन के अनुसार शिक्षा पर्यवेक्षण के उद्देश्य हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, सामुदायिक शैक्षिक सेवा का विकास करना, विद्यालयों के कार्यक्रमों में शैक्षिक सुधार करना, उपरोक्त सभी। एक अच्छे पर्यवेक्षक का आवश्यक गुण है चरित्रवान, निष्ठावान, व्यवसाय प्रेमी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने का उपाय है संपूर्णता का पालन, निष्पक्षता का निर्वाह, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उपयुक्त सभी। निर्णयन किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है, कथन है कुंज एवं बहिरिच का। निर्णयन की विशेषताएं एवं प्रकृति है। निर्णयन विभिन्न चरणों में विभाजित एक प्रक्रिया है। निर्णयन एक बौद्धिक एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया। निर्णयन के कुछ मापदंड या आधार होते हैं, उपयुक्त सभी। निर्णयन एक फैसला है डूकर का। निर्णयन प्रक्रिया का प्रकार है दैनिक सामान्य निर्णयन, नीतिगत निर्णयन और व्यक्तिगत निर्णयन, उपर्युक्त सभी। निर्णयन प्रक्रिया संबंधित समस्याएं हैं संगठन तथा प्रशासन संबंधित, मानवीय कारण संबंधित, तकनीकी तथा प्रक्रिया संबंधित। निर्णयों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने वाले लक्ष्य हैं नियंत्रण संबंधित लक्ष्य, गुणवत्ता संबंधित लक्ष्य, अभिप्रेरण संबंधित लक्ष्य, उपरोक्त सभी। निर्णयन प्रक्रिया की शैली है आधिकारिक निर्णय शैली, जनतांत्रिक निर्णय शैली, मध्यवर्ती शैली,
उपयुक्त सभी। निर्णयन की प्रवृत्ति है। निर्णयन उपदेशात्मक होता है। निर्णयन की एक क्रमिक श्रृंखला होती है। निर्णयन वास्तविक स्थिति के समरूप होता है। उपरोक्त सभी। निर्णय से पूर्व विशेष ध्यान दिए जाने वाले तत्व। संगठन के उद्देश्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। समस्या के संबंध में लोगों का परामर्श। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का समाधान के लिए चयन। उपरोक्त सभी। निर्णय प्रक्रिया के स्तर हैं, 3 हैं।